वेबसाइट ऑडिट का या ऑन पेज एसईओ का हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, लास्ट पार्ट में हमने इंटरनल लिंकिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो अगला टॉपिक हमारा आता है स्पीड लोडिंग टेस्ट, यानी कि वेबसाइट की जो है स्पीड कितनी आ रही है। ये भी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है कि वेबसाइट की स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए, मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे भी। क्योंकि गूगल का जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो यही कह रहा है कि मोबाइल पे आपकी जो वेबसाइट है वो स्पीड एकदम से तेज़ होनी चाहिए, कुछ ही सेकंड में लोड होनी चाहिए। तो हम गूगल में ही इसको चेक कर लेंगे। सिंपल लिखेंगे स्पीड लोडिंग टेस्ट। पहला लिंक गूगल का ही आ रहा है, पेज स्पीड इनसाइट्स। इसका लिंक हम यहाँ पे भी रख देंगे आपकी जो शीट है, ताकि आपको इजी से फाइंड हो जाए। ऐसा लिंक ओपन होता है, ये उसका इंटरफेस है। यहाँ पे हमें वेबसाइट का यूआरएल डालना है जो हम टेस्ट करना है। जैसे यही लिंक है हमारा, तो हमने डाल देना है यहाँ पे और एनालाइज पे क्लिक करना है। तो इस तरह की ये हमें इंटरफेस दिखा देगा कि कितनी स्पीड आ रही है। यहाँ पे उसने बताया है कि 0 to 49 अगर स्पीड है तो वो रेड मार्क करता है कि बहुत कम है। 50 to 89 एवरेज काउंट करता है। 90 to 100 वो एकदम से ग्रीन काउंट करता है कि ये बेस्ट स्पीड है। तो जितनी ज़्यादा हो सके हमें उतनी काउंट करनी होती है। और ये प्लेटफॉर्म बता रहा है कि मोबाइल पे इतनी है हमारी। और डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो डेस्कटॉप पे इतनी बता रहा है। अगेन वो कहता है कि 90 से 100 इतनी होनी चाहिए। तो हमें डेवलपर के साथ कंसर्न करना पड़ता है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी कम है, इसको इम्प्रूव करना है। और हमारी शीट में हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे स्पीड लोडिंग टेस्ट क्लिक हेयर। क्योंकि क्लिक हेयर मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे मैंने इसका एक अलग से टैब बनाई हुई है जो कि मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, स्पीड के नाम से है वो। तो जैसे ये आ रही है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। इस पे इंसर्ट लिंक पे क्लिक करूंगा मैं। शीट्स इन दिस स्प्रेडशीट, ये स्पीड टेस्ट वाली शीट को मैं अप्लाई कर दूंगा ताकि ये देखने के लिए भी ठीक लगे। यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्पीड टेस्ट पे क्लिक करा तो स्पीड टेस्ट में मैंने एक और टैब बनाई हुई है, इसके साथ ही आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। स्क्रीनशॉट आपको पता ही है कैसे रखना है। उसकी कोई एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो या विंडो में आपका कुछ होगा तो उस पार्ट का स्क्रीनशॉट हम रख लेते हैं, ताकि हमारे पास इन फ्यूचर भी ये पता रहे कि जब हमने टेस्ट करी थी तो उसकी स्पीड कितनी थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पीड टेस्ट ये, और जो स्पीड आई है उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे। जैसे डेस्कटॉप पर 84 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डेस्कटॉप इक्वल टू 84। एंड साथ के साथ मोबाइल में मैंने चेक करी थी, ये 88 थी आई थिंक। मैं इसको फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, मोबाइल पे 88 है। तो इस तरह से हम स्पीड को एनालाइज करते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, यानी कि आपकी जो साइट है मोबाइल पे कैसी दिख रही है या वर्किंग में है या नहीं है। कुछ पेजेस होते हैं उनके वहाँ पे वर्क नहीं करते, या कई बार कुछ जैसे यहाँ पे ईमेल आ रही है वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करती, तो हमें ये चेक करना होता है। तो ऑन पेज में हम लिखते हैं कि मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। जैसे गूगल पे आके हमने सिंपल लिख दिया मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, और गूगल का ही एक लिंक ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने ये लिंक को उठाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस वाले सेक्शन में। रन टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे जैसे गूगल ने ही खुद बता दिया है, गूगल का ही लिंक है कि पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली। तो इसका मतलब यहाँ पे उसने स्क्रीनशॉट भी दे दिया है कि इस तरह से आपकी वेबसाइट विजिबल हो रही है। तो ये हमारी थोड़ा सा आइडिया यहाँ से मिल जाता है, जो कि गूगल का हम आइडिया सही मान के चलते हैं। आप चाहो तो इसके अपने फ़ोन में भी एक बार ओपन करके देख सकते हो। सिंपल आपको लिंक टाइप करना होता है grassdash.com, आपकी जो भी साइट होगी आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि साइट हमारी मोबाइल पे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, और ये रैंकिंग फैक्टर है। और जैसे हम शीट में आएंगे वापस, शीट में फिर मैं यही लिख दूंगा क्लिक हियर, क्योंकि मुझे इसका भी स्क्रीनशॉट रखना है। इसको भी मैं लिंक बना दूंगा इंसर्ट लिंक पे, शीट इन द स्प्रेडशीट। मैंने मोबाइल फ्रेंडली के नाम से शीट बनाई हुई है। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने पर ये मुझे उस टैब पे ले जाएगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट है आपको पता ही है कि यहाँ पे आप अपना एक स्क्रीनशॉट लेके तो यहाँ पे सीधा पेस्ट करना होता है, या इसमें हम फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके इंसर्ट इमेज में इंसर्ट इन सेल, तो ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। ये सिर्फ हमारे रिकॉर्ड के लिए होती है, ताकि इन फ्यूचर कोई हमें कहे ना कि जब आपने चेक करा था तो ये
पेज आपका जो है मोबाइल फ्रेंडली था कि नहीं था। कई बार कंपनीज में आपको बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट सेव कर लो, तो क्लाइंट को भी दिखाना होता है, तो ये मल्टीपर्पज़ के काम आ रहा है और आपको भी देखने में आसानी रहेगी कि ये पेज आपका मोबाइल फ्रेंडली था कि नहीं था जब आपने ऑडिट किया है। तो क्लिक के साथ वाले कॉलम में हम लिख देंगे पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कीवर्ड डेंसिटी। तो ये सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो कीवर्ड डेंसिटी वो होती है कि आपका एक पेज में जो कीवर्ड्स आ रहा है आउट ऑफ टोटल वर्ड्स में वो कितनी बार अपीयर हो रहा है। अगर इसकी आप सिंपल डेफिनेशन देखो तो विकिपीडिया ने भी बताई हुई है डेफिनेशन। कीवर्ड डेंसिटी इज द परसेंटेज ऑफ टाइम्स ए कीवर्ड और फ्रेज अपीयर ऑन ए वेब पेज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द पेज। यानी कि टोटल जितने भी वर्ड्स हैं एक पेज के अंदर उसमें एक कीवर्ड कितनी बार अपीयर हो रहा है। ठीक है। साथ में उसने बताया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड डेंसिटी कैन बी यूज टू डिटरमिन वेदर ए वेब पेज इज रेलिवेंट टू स्पेसिफिक कीवर्ड और कीवर्ड फ्रेज। यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अकॉर्डिंग कि वो जो कीवर्ड बार बार अपीयर हो रहा है वो रेलिवेंट है या नहीं है। तो रेलिवेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा एक पेज है, जैसे मैंने यहाँ पे पेज बनाया हुआ है बिजनेस राइट फॉर अस का, तो इसको मैंने कितनी बार यहाँ पे यूज़ करा हुआ है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एफ करके चेक करा, मैनुअल ही मैं चेक कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं देख सकता हूँ ये सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है, फिर मैंने क्लिक किया थर्ड टाइम यहाँ आ रहा है, फोर्थ टाइम यहाँ पे आ रहा है, और एक टाइम और दिखा रहा है ये यहाँ पे भी दिखा रहा है। ये जो ब्रेड क्रम होते हैं, लिंक्स बने होते हैं, उसके अंदर आ रहा है। तो गूगल क्या करता है या क्रॉलर्स क्या करते हैं, कंटेंट को जब रीड करते हैं तो वो समझते हैं कि फैक में लिखा हुआ है तो उसका आंसर प्रॉपर दिया हुआ है, ये नहीं कि ऐसे ही लिख दिया कीवर्ड। तो डेंसिटी वैसे तो कोई एक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन बताने के लिए सब कंपनीज में भी यूज़ होता है कि कीवर्ड जो है आपका जेन्युइन तरीके से अपीयर करना है। ये नहीं कि आप जैसे ये पैराग्राफ लिखा है इसमें भी आप 4 बार डाल दो ताकि आप उसको जल्दी रैंक कराओ, लेकिन ऐसे नहीं करना। ये गूगल या क्रॉलर्स अच्छे से इसको समझते हैं कि कीवर्ड का मतलब है या धक्के से डाला हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम कीवर्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे भी आप टूल में भी चेक कर सकते हो, डेंसिटी लिखोगे तो यहाँ पे मैं डेंसिटी लिख के क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने बताया कि जैसे ये वर्ड है अप्रैल, ये 5.45% बार इसकी डेंसिटी है, काउंट इसने करे हैं 21, तो इतनी बार ये डिस्प्ले हो रहा है। बिजनेस वर्ड इतनी बार डिस्प्ले हो रहा है। तो जस्ट ये चेक करने के लिए है कि इसकी डेंसिटी क्या है। यहाँ पे अगर 50 पॉइंट समथिंग होती तो हम कहते कि यार ये कीवर्ड जो है वो बार बार डिस्प्ले हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाउंड वर्किंग फाइन, क्योंकि नॉर्मली ये ठीक ही होता है। ये सिर्फ एक चेक करने का तरीका होता है कि कीवर्ड कहीं आपने जानबूझ के एक्स्ट्रा तो नहीं स्टफ किए हुए हैं। तो इसको मैनुअल भी आप देख सकते हो, कोई पेज के अंदर आपको लगे कि मुझे ये पेज चेक करना है, ये पेज चेक करना है। एक तरह से जब आप वेबसाइट ऑडिट करते हो तो आपको सारे पेजेस में गो थ्रू होना है, चाहे वो राइट साइड में पेजेस आ रहे हो, लिंक्स जितने भी आ रहे हैं वो सारे देखने होते हैं कि उसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई लिंक्स या जो वर्ड्स है बार बार तो नहीं डिस्प्ले करे हुए। तो ये होता है कीवर्ड डेंसिटी। अगला पॉइंट हमारा आता है ओल्ड टैग ऑप्टिमाइजेशन। ओल्ड टैग किस लिए होता है कि अगर वेबसाइट में हमारे जैसे कोई इमेज लगी हुई है उस पर कोई ओल्ड टैग लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, क्योंकि जो क्रॉलर्स होते हैं वो ओल्ड टैग से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि इमेज किसके बारे में है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट वाली विंडो ओपन कर ली, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो ये मुझे उसके इमेज के कोड पे ले जाता है। तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि ओल्ड टैग क्या लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजी से दिख जाए। दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। तो मुझे इमेज वाले पे सेक्शन पे क्लिक करना है। ये मैनुअल चेक करने का तरीका है। यहाँ पे ALT के नाम से ये टैग आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बिजनेस राइट फॉर अस, तो ओल्ड टैग लगा हुआ है। तो क्रॉलर से समझेगा ये उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ये इमेज है। दूसरा हमने आपको बताया था कि एक टूल है, यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि ओल्ड टैग लगे हुए ना लगे हुए। तो ALT करके यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मुझे उस सेक्शन पे ले गया इमेजेस वाले पे। तो यहाँ पे उसने बता दिया परफेक्ट ऑल द इमेजेस हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ इमेजेस इसने 20 क्रॉल करी है। मिसिंग ऑल टैग 0, यानी कि सब में ऑल टैग लगे हुए हैं। अगर कोई किसी में नहीं लगा होता तो यहाँ पे उसके लिंक्स आ जाते हैं कि इस इमेज के लिंक पे आपका ऑल टैग नहीं लगा हुआ।
तो अगर हमारे पास वर्डप्रेस की साइट है तो हम क्या करते हैं, एडमिन में जाते हैं, वहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। मीडिया के फोल्डर में जाना है हमने, ये मीडिया पे क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी पे आने के बाद यहाँ पे जितनी इमेजेस होती हैं वेबसाइट की वो यहीं पे आपकी सेव होती हैं। तो मैं जैसे चेक करूँगा इस इमेज पे ऑल टैग लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, जैसे यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो मैं इस पे कुछ अपना कीवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकता हूँ, या इमेज जिसके बारे में है, जैसे ये ब्यूटी एंड फैशन के बारे में है तो मैं इसका नाम प्रॉपर लिख दूंगा। आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हो। कई कंपनीज में यहाँ पे कीवर्ड भी डाल देते हैं, कई करते हैं यहाँ पे सिर्फ नाम ही लिखते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं कि अगर हमें लगे कि कीवर्ड हम धक्के से नहीं डाल रहे तो हम यहाँ कीवर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, मुझे पता है मेरा कीवर्ड एक है फैशन राइट फॉर अस, तो मैं यहाँ पे फैशन को भी आ गया और मेरा कीवर्ड भी आ गया, दोनों चीज़ को ही मर्ज कर सकता हूँ। ऐसे ही मुझे और इमेज चेक करनी हो, फॉर एग्जांपल मैं ये देखूंगा कि इसमें लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, इसमें भी नहीं लगा हुआ तो मैं यहाँ से, मेरा कीवर्ड ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। यहाँ से भी नेक्स्ट हो रहे हैं तो किसी किसी पे लगा हुआ है, किसी किसी पे नहीं लगा हुआ। तो मैनुअल से हमें बेटर पता चलता है रादर देन टूल यूज़ करने पर। टूल हमें सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा है कि ये चीज़ आप चेक कर सकते हो जो कि इसने फाउंड करी है। हो सकता है कुछ चीज़ ये फाउंड ना करे, तो इसलिए हम मैनुअल भी चेक करते हैं। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए कि इसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो H1 सॉरी ऑल टैग को हम यहाँ पे लिख देंगे डन, और यहाँ पे अगेन लिख देंगे सम इमेजेस आर फाउंड विदाउट ऑल्ट टैग्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ इमेजेस जो हैं वो हमें बिना ऑल्ट टैग्स के मिली हैं, तो हम उसको ऑल्ट टैग लगाएंगे, या कंपनी में डेवलपर होंगे वो लगाएंगे। अगर वो हमें वो नहीं देते एक्सेस कि आप नहीं लगा पाते तो वो लगा देंगे। हमारा मकसद है वहाँ पे ऑल टैग लगा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये पॉइंट रह गया था हमारा H1 और H6 टैग ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होते हैं कि हमारी जैसे वेबसाइट है तो एक स्ट्रक्चर में बनी होती है कि स्टार्टिंग में अगर कोई टाइटल आ रहा है वो H1 में आना चाहिए, अगर अंदर कोई टाइटल आ रहा है वो H2 में आना चाहिए, उसके अंदर कुछ टाइटल आ रहे हैं वो H3, ऐसे ऐसे आने चाहिए। अगर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो P टैग में आते हैं। ये एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है कि ऐसे आने चाहिए। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखना पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। टूल में भी देख लेते हैं इसमें कुछ पता चलता है या नहीं। तो जैसे मैंने H1 लिखा तो यहाँ पे हेडिंग्स का एक टैग बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है H1 में आपका ग्रास डेस्क आ रहा है, H2 में ये चीज़ें आ रही हैं, H3 में ये चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से कुछ आइडिया मिल जाता है कि हमारा H1 और H6 टैग जो है लगे हुए हैं। तो मैं होम पेज पे चेक करूँगा कि कहीं पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है 8 वेज टू स्टे काम, मैं इंस्पेक्ट करूँगा इसको तो यहाँ से एक विंडो ओपन हो रही है, कोड चेक करने की है विंडो ये। तो यहाँ पे H2 लगा हुआ है जिसमें अंदर ये लिखा हुआ है 8 वेज टू स्टे काम। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है। और अगर आइडिया और लेना हो तो हमारे पास व्यू सोर्स की ऑप्शन आपको बताई है कंट्रोल यू करके। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि H1 और H2 टैग्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल F करूँगा, अगेन H1 टाइप करूँगा और ऐसे देखूँगा कि H1 टैग आया कि नहीं आया। ये बेसिकली ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। H1 या H2 मुझे फाइंड करना है तो मैं ऐसे फाइंड कर लूँगा। तो जैसे कि ये आ रहा है H2 के साथ, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। वाई यूज़ VPN ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे पता है ये इसको दिखा रहा है वाई यूज़ VPN। तो इस तरह से कुछ टैग्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। कई बार हमें क्या होता है कि इन टैग्स में H1 H2 क्योंकि मेन होते हैं, इसमें हमें कीवर्ड डालने होते हैं। तो हम ये क्लाइंट को भेजने के लिए बोल देते हैं कि फाउंड टैग्स तो मिल गए हैं लेकिन वी नीड टू चेंज एज पर कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स जो हम सर्च करते हैं हमें कोशिश होती है कि उनको इनमें स्टफ करना है, ताकि अगर गूगल भी आए, क्रॉलर्स भी आए, वो देखे कि जो इनकी मेन सर्विस है वो उन टैग्स में आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरह से हम ये टूल्स के जरिए भी, मैनुअल भी, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, फाउंड कर सकते हैं कि H1 और H6 टैग तक लगे हुए या नहीं लगे। कई बार हो सकता है H4 5 नहीं लगा हो, लेकिन H1 2 3 तो होना ही चाहिए आपकी कोई भी वेबसाइट में। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनी हुई है हमारी कैनोनिकल टैग के ऊपर, कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कंट्रोल यू करके हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कैनोनिकल लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंट्रोल F करूँगा। कैनोनिकल के स्पेलिंग है CANONICAL,
तो ऐसे फाइंड करके मुझे मिल गया लिंक REL कैनोनिकल, और एक लिंक यहाँ पे डिस्प्ले करा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इस लिंक का मेन कॉपी है। बाकी अगर इसके रिलेटेड कोई और लिंक मिलते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी साइट है कई बार HTTPS और HTTP से दोनों चल पड़ती है बिना एस के भी, तो उसमें क्या होता है कि गूगल को या क्रॉलर को ये लगता है कि दो दो साइट्स हैं, क्योंकि दो लिंक अलग उसके लिए अलग है, हमारे लिए एक है या यूज़र के लिए एक है, लेकिन उसको लगता है कि लिंक दो हैं तो दो साइट्स हैं। अगर हमने ये क्रॉनिकल टैग लगाया हुआ है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारी मेन कॉपी है। अगर इसके साथ आपको दूसरे लिंक मिलते हैं, यानी कि HTTP वाला लिंक मिलता है या यहाँ पे स्लैश लगी हुई है बिना स्लैश के मिलता है, तो वो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज है, आप उसको कंसीडर मत करो। कैनोनिकल का सिर्फ यही पर्पस होता है। तो टूल में भी हम चेक कर सकते हैं, कैनोनिकल यहाँ भी बताया गया है, यस गुड नो ब्रोकन, सॉरी यहाँ पे यस बोथ www.glassdat.com और बिना www के सेम ही URL ओपन हो रहा है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि एक और लिंक होता है इसका, जैसे ये है HTTP के साथ, और कई कई बार ये www के साथ भी ओपन होता है। तो मल्टीपल URLs होने की वजह से गूगल कंफ्यूज ना हो, हम एक कैनोनिकल टैग लगा देते हैं, तो जिससे कि चाहे जितने भी URL ओपन हो रहे हों उसका पर्पस एक ही है, मेन कॉपी जो मास्टर कॉपी जिसको बोलते हैं वो एक ही है। तो इसको कहते हैं हम कैनोनिकल टैग। और इसकी अगर आपने कैनोनिकल टैग की डिटेल वीडियो देखनी हो तो हमने बनाई हुई है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है हमारा कस्टम 404 एरर पेज। यानी कि कई बार हमारी साइट में कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो वर्क नहीं कर रहे होते, तो उसकी जगह पर हमें एक 404 पेज लगाना होता है। जैसे मैंने ऐसे कुछ टाइप कर दिया, तो देख रहा हूँ कि इसमें लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 404 दिखा रहा है, इसका मतलब लगा हुआ है। इसका पर्पस सिंपल होता है कि कई बार हमारी वेबसाइट के पेज चल नहीं रहा होता, और यूज़र जब आता है तो उसको यहाँ पे बैक टू होम का लिंक दिखाना होता है, या मैसेज देना होता है कि ये पेज अभी वर्किंग में नहीं है या साइट अंडर मेंटेनेंस में है, तो उसकी जगह पर 404 पेज दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल फाउंड वर्किंग फाइन, यानी कि पेज लगा हुआ है और अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद एक होता है कि फैब आइकन, कि आपकी साइट जो है, जो लुक वाइज में कई बार हम टाइटल बार में हम देखते हैं कुछ आइकन सा आता है जिसको फैब आइकन बोलते हैं, तो ये भी वेबसाइट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस का आइकन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए, हमारी साइट का आइकन होना चाहिए, या ग्रास डेस्क नाम से है तो जी का आइकन होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं देख लूँगा कि टूल में भी क्या दिखा रहा है या नहीं। तो टूल में भी वो दिखा रहा है कि ये लिंक है उसका, तो ये लिंक बन गया है। तो उसने बताया कि ये वाला फैब आइकन वर्डप्रेस का उठा रहा है। तो हम शीट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फाउंड, और यहाँ पे लिंक आ जाएगा। ये मैंने फाउंड लिख दिया और यहाँ पे फैब आइकन का लिंक आ गया। और अगर मुझे चेंजेस करवाने हैं तो यहाँ पे मैं कुछ लिख दूंगा नीड टू रिप्लेस, मतलब जो भी आपको ठीक लगे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई यूज़र आ रहा है उसको पता चले कि ये किसकी साइट है, और एक ब्रांड नेम कह सकते हैं कि इससे डिस्प्ले होता है हमारा। आप बड़ी बड़ी साइट्स में देखोगे वहाँ पे ऐसा ही होता है कि उनका ब्रांड का आइकन लगा होता है। तो अगला पॉइंट हमारा आता है ब्रोकन लिंक्स। इसमें क्या होता है कि हमें देखना होता है कि वेबसाइट के अंदर कौन से लिंक हैं जो वर्क नहीं कर रहे। तो पहले तो मैं टूल में ही देख लूँगा कि क्या कोई है ब्रोकन लिंक्स, तो ये नहीं होने चाहिए। अगर हमारी साइट में मिलते हैं तो हमें उसको ठीक करना होता है। जैसे यहाँ पे आ गया ब्रोकन लिंक्स, नो ब्रोकन लिंक्स फाउंड, तो इसका मतलब है साइट के अंदर कोई ब्रोकन लिंक्स नहीं है। लेकिन मैनुअल पे भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि टूल कई बार गलत भी हो सकता है, लेकिन हम मैनुअल कैसे चेक करेंगे, जितने भी लिंक्स मुझे मिल रहे हैं मैं उस पर क्लिक करता जाऊँगा। जैसे मैंने एक पोस्ट का लिंक क्लिक कर दिया, उसके बाद मुझे और लिंक्स मिले, तो मुझे सारे एक बार गो थ्रू करना है कि ये वो लिंक्स चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। तो नहीं चलते कई बार, तो क्रॉलर्स या सर्च इंजन भी इसको देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर लिंक्स लगे हुए हैं लेकिन वर्क नहीं कर रहे, इसका मतलब वो साइट को थोड़ा डाउन कर देता है। ताकि कंपटीशन बहुत है, तो जिसकी ऑब्वियसली बेटर साइट है, बेटर लिंक्स वर्क कर रहे हैं, उसको वो प्रेफरेंस देगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गुड, जैसे कि टूल में लिखा हुआ था नॉट फाउंड, तो ये अच्छी चीज़ है कि नहीं मिले। उसके बाद एक और फैक्टर आता है रैंकिंग का या ऑन पेज का या ऑडिट का कह सकते हैं, डोमेन एज। उसमें क्या होता है कि हमें देखना होता है कि जो डोमेन है वो कितना पुराना है। तो ये डोमेन एज से पता चलता है। जैसे ही मैंने टूल में लिखा डोमेन एज तो आ गया
योर डोमेन वाज रजिस्टर्ड फर्स्ट टाइम 3 months 14 days अगो। तो यहाँ पे मैं इसकी डेट एंड टाइम आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार लिख ही दूंगा ताकि मुझे याद रहे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओल्ड डोमेन, क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि 1 साल पुराना डोमेन हो तब उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज पर सर्च इंजन। तो जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही हमारे रैंकिंग में इजी इफेक्ट करेगा और जल्दी करेगी। जितना नया होता है डोमेन उतना ही ये रैंकिंग में लेट करता है। तो ये एक रैंकिंग का फैक्टर काउंट कर सकते हैं इसको। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ओल्ड डोमेन और उसका पूरा कितनी डेट्स है, कब से ये रजिस्टर हुआ था। अगला पॉइंट आता है हमारा फ्रेम या आई फ्रेम, कि वेबसाइट में कोई फ्रेम लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। ये भी मैं अगेन टूल में ही सर्च करूँगा आई वेब चेक में। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कंट्रोल F करके फ्रेम टाइप करूँगा तो यहाँ पे इसने बता दिया नो फ्रेम डिटेक्टेड। तो फ्रेम बेसिकली कई बार लगाते हैं लोग कि अपने कॉन्टैक्ट पेज पे लगा दिया या फुटर में लगा दिया कि ये मेरी साइट का मैप है। तो वो बेसिकली गूगल से ही हम उठाते हैं कोड, तो उसका फ्रेम लगा होता है। उसका कई बार ये होता है कि वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो हम यहाँ पे वो लिख देते हैं कि 1 फ्रेम फाउंड या नोट फाउंड। तो अभी कुछ फाउंड नहीं हुआ तो मैं लिख दूंगा नोट फाउंड। तो ये हमें चेक करने के लिए रहता है कि वेबसाइट में कोई फ्रेम नहीं लगा हुआ, हमने लगवाना नहीं लगवाना। तो ये आपके ऊपर होता है या एसईओ करने वाले के ऊपर होता है या कंपनी के ऊपर होता है कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, हमें सब चीज़ देखनी होती है। उसके बाद हमें देखना होता है कि सोशल मीडिया के जो आइकन है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कौन कौन से लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा, टूल में भी देख लेते हैं। टूल भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये भी एक तरह से हमें फाइंड आउट करके दे रहा है चीज़ें कि जैसे ये सोशल की चीज़ आ गई। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूंगा सोशल, कंट्रोल F करके सोशल पे जाके ये सोशल मीडिया इंडिकेटर्स बता देता है कि फेसबुक मेंशन इतने करे हुए हैं, ट्विटर पे कोई नहीं है, पिंटरेस्ट का कोई नहीं है, रेडिट का कोई नहीं है। तो इसने अपने अकॉर्डिंग फाइंड कर दिया। हम मैनुअल भी देख लेंगे कि वेबसाइट पे कौन कौन से लगे हुए हैं। जैसे फेसबुक का अगर लगा हुआ है तो इस पर क्लिक करके मैं इसको चेक कर लूँगा कि ये कब से इसकी पोस्ट डली हुई है, या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसमें बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं नहीं लगे हुए। तो ये भी आपका एक एसईओ का एक पार्ट है। तो जैसे मुझे ये 3 आइकन मिले हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 3 लिंक्स फाउंड एंड नीड टू ऑप्टिमाइज ऑन डेली बेस। मेरे अकॉर्डिंग ये चाहिए कि डेली की डेली अपडेट हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा लास्ट जो अपडेट थी 3 अप्रैल को हो रही है। तो ये होनी चाहिए डेली की, एक वो जानी चाहिए। तो सोशल मीडिया के भी एक अच्छा सिग्नल जाता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने अपनी ऑन पे शीट में इसको लिख दिया। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे आप लिख सकते हो। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो करते हैं वेबसाइट का ऑडिट, तो हम ऐसे लिख देते हैं जो भी हमें कुछ कमी लगती है। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल टेस्ट। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होता है कि जो अगर मैंने साइट का कुछ कैटेगरी पेज ओपन करा है, प्रोडक्ट पेज ओपन करा है, या कोई इनर पेज ओपन करा है, वो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में हो। जैसे कि ये आ रहा है, कैटेगरी पेज है, साइट का नाम आया, फिर कैटेगरी आई, फिर उसका कैटेगरी का नाम आया। अगर मैं कोई कैटेगरी के अंदर पोस्ट ओपन करता हूँ तो प्रॉपर उसका नाम आएगा अलग अलग वर्ड्स में। तो जैसे ये आ रहा है grassdash.com, पेरेंट अलग है, हाइफन के साथ इसको अलग किया हुआ है, नो बिफोर शॉपिंग किड्स क्लॉथिंग। तो इस तरह से एक क्रॉलर्स के लिए इजी रहता है कि पेज किस बारे में है वो समझ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि पेज में ना अंडरस्कोर लगा होता है, या जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा हुआ है कि अगर आपको समझ आ जाए ये चीज़, कि कई बार जैसे ये मान लो पेज है abc.com/मेंस स्लैश लिखा हुआ है पर्स ब्लैक। तो ये इकट्ठा जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है, क्योंकि ये जब क्रॉलर आएगा तो इसको एक ही वर्ड मिलेगा, लेकिन ये एक्चुअल में 2 वर्ड्स हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सही लग रहा है। abc.com मेंस, फिर पर्स, फिर हाइफन, फिर ब्लैक। और अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन देखूं कि पर्स के साथ अंडरस्कोर लगाया हुआ है, तो वो भी गलत है, क्योंकि उसको भी अंडरस्कोर को भी एक ही वर्ड काउंट करता है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ब्लैक पे ही वो हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब एक एक वर्ड काउंट हो रहा है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि कोई वेबसाइट के जो यूआरएल है, मोस्ट ऑफ द केस ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ कई बार होता है कि यूआरएल जो है वो इकट्ठे जुड़े होते हैं या अंडरस्कोर लगा होता है, जो कि
क्रॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होता है। तो ये थी हमारी ऑन पेज की पूरी लिस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि वेबसाइट ऑडिट कैसे करते हैं या उसको चेक कैसे करते हैं, पूरी हमने टास्क लिस्ट बनाई हुई है। तो इसके अंदर हमने, जैसे आप देख सकते हो, स्पीड का अलग बनाया हुआ है, मोबाइल का अलग बनाया हुआ है। आप चाहो तो किसी और का भी स्क्रीनशॉट रखने हो तो आप उसको भी अलग बना सकते हो। साथ के साथ हमने इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर मुझे लिंक्स चेक करने हो तो उसका यूआरएल ये होता है अपनी साइट के अंदर, साइट लिख के, जो लिंक है आपका एक्चुअल में जैसे developergang.com है तो उसके आगे साइट लिखोगे तो उसके सारे लिंक्स आ जाएंगे। अगर मुझे देखना है कि पेज कब क्रॉल हुआ है, जैसे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे जैसे ये पेज देखना है कि कब क्रॉल हुआ या नहीं हुआ, तो CACHE लिखूंगा, कॉलन लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख लूँगा कि ये क्रॉल हुआ या नहीं हुआ। तो अगर इस तरह का पेज आ जाएगा आपके सामने 404, इसका मतलब ये क्रॉल नहीं हुआ। किसी और पेज को देखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं होम पेज को देखता हूँ, ये क्रॉल कब हुआ या नहीं हुआ। तो CACHE लिखा मैंने, जिसको कैशे बोलते हैं, फिर कॉलन डाला, फिर एंटर डाल देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे ये दिखा देगा कि लास्ट कब क्रॉल हुआ था। जैसे ये पेज क्रॉल हुआ है तो उसने यहाँ पे बता दिया दिस इज गूगल कैशे ऑफ grassdesk.com, और 6 तारीख को ये क्रॉल हुआ था इतने बजे। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट के पेज क्रॉल हो रहे या नहीं हो रहे। तो ये भी हमने यहाँ पे आपको शीट में दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेबसाइट ऑडिट का लिंक भी दिया हुआ है, स्कीमा को टेस्ट करने का लिंक भी दिया हुआ है, एसईओ फ्रेंडली का दिया हुआ है, पेज ओपन करने का दिया होगा, और इसके साथ हमें कुछ और भी लगेगा, हम वो ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारी एसईओ ऑडिट की 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।